कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का आज डे 18 है, जिसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसमें मैं शॉर्टरिंग और केस लो भी बताऊंगी। ठीक है, एक एक की। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 बात करता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया मतलब एक वाइस प्रेसिडेंट तो होता ही है। नेक्स्ट है आर्टिकल 64। बैरेक्ट की लैंग्वेज को काफ़ी ईजी लैंग्वेज किया है मैंने। आर्टिकल 64 द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स का है। तो इसमें दे रखा है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। नॉट होल्ड कोई भी अदर ऑफिस प्रॉफिट के लिए होल्ड नहीं करेगा। और प्रोवाइडेड में दे रखा है कि प्रेसिडेंट का कार्य करने पर चेयरमैन का कार्य नहीं करेगा। ठीक है, जब वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, प्रेसिडेंट का जब काम करता है, तब चेयरमैन का काम नहीं करेगा आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग। और चेयरमैन की सैलरी अलाउंसेस इस ड्यूरेशन में नहीं मिलेगी, जो कि आर्टिकल 97 में मेंशन कर रखी है। ठीक है, प्रेसिडेंट का काम करने पर चेयरमैन का तो काम नहीं करेगा और चेयरमैन की सैलरी भी नहीं मिलेगी डेफिनेटली उसको। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 65 की। आर्टिकल 65 में दे रखा है कि द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का एक्ट करेगा और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन, उसके फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज, कैजुअल वैकेंसी के दौरान, इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की एब्सेंस में। तो इसमें सबसे पहले क्लोज वन दे रखा है कि इफ़ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट्स बिकम वैकेंट हो गया। वैकेंट किस रीज़न से हुआ? डेथ हो गई, उसने रिज़ाइन दे दिया, रिमूवल हो गया, रिमूवल इम्पीचमेंट से किया गया, या फिर एनी अदर रीज़न, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा प्रेसिडेंट का जब तक कि नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंटर्स नहीं हो जाता ऑफिस में, तब तक वो उसका एक्ट करेगा। क्लोज टू बात करता है इफ़ द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़। क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर वह बीमार है, फॉरेन विजिट के लिए गया है, या फिर टेम्प्रेरी रूप से एब्सेंस है, या फिर एनी अदर रीज़न है, तो वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करेगा उसके फंक्शंस को प्रेसिडेंट जब तक वापस नहीं आ जाता है तब तक। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 3 की। क्लोज 3 वाइल एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का क्या रहेगा कि उसके पास प्रेसिडेंट की सारी पावर्स रहेगी, एन्जॉय करेगा ऑल द इम्यूनिटीज़ एंड प्रीविलेजेस, जितने भी फ़ायदे होंगे वो सब उसको एन्जॉय करेगा, एंड रिसीव्स द सैलरी अलाउंसमेंट्स, एमोलमेंट्स, ये सब के सब उसको प्रेसिडेंट के ही अकॉर्डिंग मिलेंगे। और सैलरी वगैरह किस में दे रखी है? सेकंड शेड्यूल में दे रखी है। आर्टिकल 66 बात करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? प्रेसिडेंट का तो आपने पढ़ा ही था, अब वाइस प्रेसिडेंट का। क्लोज 1 में दे रखा है द वाइस प्रेसिडेंट शेल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज से ही इलेक्टेड होता है, कंसिस्टिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन इंक्लूड है इसमें, चलिए देखते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, कौन है वो? एमपीज़ है उसके अंदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा अगर कोई है तो, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर हो गए, नॉमिनेटेड मेंबर हो गए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, पहले लोकसभा के थे, राज्यसभा के भी हो गए, नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा के भी हो गए, ये सब इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन आते हैं, ये बैरक में नहीं दे रखा है, मैंने ही सर्च करके लिखा। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि अनलाइक द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, आर्टिकल 54 जिसमें हमने पढ़ा था, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली एमएलए मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट, इसके अंदर क्या है? एमएलए डू नॉट पार्टिसिपेट इन द, किसके अंदर? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें तो करते हैं लेकिन इसके अंदर नहीं करते हैं। जैसे अब इसका सिस्टम देख लो, किस सिस्टम से होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट होता है, सीक्रेट बैलेट पेपर से इसका भी इलेक्शन होता है। क्लोज टू में दे रखा है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद कोई भी पर्सन लोकसभा का मेंबर नहीं रह सकता है और राज्यसभा का मेंबर भी नहीं रह सकता है। किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी का मेंबर भी नहीं रह सकता है। वाइस प्रेसिडेंट मतलब वाइस प्रेसिडेंट, बाकी किसी का भी मेंबर नहीं रह सकता है। तीसरा है उसकी क्वालिफिकेशन में है सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, क्वालिफाइड करता है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए। ठीक है, अब मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है, चलिए ट्रिक देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इजी रहेगी। CAR सिटीज़न ऑफ इंडिया, एज और राज्यसभा का मेंबर होने के लिए। ठीक है, कार थोड़ा ऐसे एंटिक लगा था, इजी लगा था मुझे, तो मैंने सोचा बना दूँ। और
क्लोज 4 बात करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या नहीं है, मतलब कौन कौन नहीं आते हैं ये देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं आता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं आता है, लोकल अथॉरिटी नहीं आती, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पंचायत ये भी इसमें नहीं आती है, और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड अथॉरिटी ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 में बात कर रखी है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कितने टर्म के लिए रहेगा? 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट जब ऑफिस में एंटर होता है तब से 5 साल तक रहेगा। लेकिन टर्म स्टार्ट्स फ्रॉम कब से स्टार्ट होगा? जब वो एंटर होता है ऑफिस से। ऐसा नहीं कि इलेक्शन हुआ उस तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तब से नहीं होगा। जिस दिन ऑफिस में एंटर हुआ तब से इनका स्टार्ट होगा टर्म। अब प्रोवाइजो की बात करते हैं। प्रोवाइजो में दे रखा है कि वाइस प्रेसिडेंट राइटिंग में रिज़ाइन दे सकता है प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट राइटिंग में रिज़ाइन दे सकता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देगा। और भी बात करता है कि रिमूवल स्टार्ट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा से रिमूवल स्टार्ट होगा 14 डेज से, मतलब 14 डेज पहले ही उसको नोटिस दे दिया जाएगा। ठीक है। और थर्ड है वाइस प्रेसिडेंट शैल कंटिन्यू ऑफिस, जब तक उसका सक्सेसर ऑफिस में नहीं आ जाता तब तक वो नहीं हटेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 68 की। आर्टिकल 68 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी फिल करना है इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी है उसको फिल करनी है, तो कैसे करेंगे कि इलेक्शन कब होगा? बिफोर द टर्म एंड्स। नॉर्मल वैकेंसी होगी जब से 5 साल पूरे होने वाले उससे पहले ही इलेक्शन करवा देंगे, क्योंकि अब तो उनको हटाना है, चेंज करना है, इसीलिए। सेकंड, कैजुअल वैकेंसी का मतलब ये होता है कि डेथ हो गई, रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, एनी अदर रीज़न, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी होगा इन सब केस में करना पड़ेगा। और जो पर्सन इलेक्टेड होगा, जैसे कि कोई प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी टर्म को 5 साल का टाइम है, ठीक है, और 3 साल हुए और उसकी डेथ हो गई, तो नया जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे हम लोग, उसका टाइम 3 साल, ऐसा नहीं कि 2 साल ही बचेगा, उसका टाइम 5 साल काउंट होगा। ठीक है, तो 5 ईयर रहेगा उसका नया जो होगा वो। नेक्स्ट है 69। आर्टिकल 69 ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट किसके सामने ओथ और अफर्मेशन करेगा? प्रेसिडेंट के सामने करेगा, और या फिर कोई पर्सन प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर रखा होगा उसके सामने ओथ और अफर्मेशन करेगा, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट के कार्य को संभालेगा। आर्टिकल 70 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ पार्लियामेंट फंक्शन इन अदर कंटिजेंसी। इसमें तो सिर्फ ऐसा इतना ही है कि पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। फिर बात करते हैं आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। इसके अंदर 4 पॉइंट हैं, 4 क्लोजेस दे रखे हैं। तो फर्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? डिसाइड करेगा ऑल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो क्या होगा? फाइनल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि बाद में सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करती है, बाद में कर देती है, ठीक है, तो भी उस व्यक्ति द्वारा पहले किए गए सभी एक्ट क्या होंगे? वैलिड होंगे। बाद में कर दिया तो उससे कोई लेना देना नहीं है, पहले कर तो दिया उसने, सारे एक्ट वगैरह वो सब वैलिड होंगे। अब थर्ड क्लोज बात करता है पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट ही ये क्या बनाएगा? लॉ बनाएगा रेगुलेट करने के लिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। क्लोज 4 बात करता है अ वैकेंसी इन द इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इनवैलिड नहीं होगी इलेक्शन में। ठीक है। आर्टिकल 72 सबसे बड़ा ये, काफ़ी डीप मैंने एक्सप्लेन किया है। आर्टिकल 72 बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेज इन सर्टेन केसेस। पहले तो सबसे पहले इन सब का मतलब देख लेते कि क्या होता है कि द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट। पार्डन का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से उसको क्षमा कर देना, जैसे कन्विक्शन और पनिशमेंट मिला पूरी तरह से ख़त्म करना। रिप्राइव का मतलब होता है जो दंड मिला है ना उसके एग्जीक्यूशन को अस्थायी रोकना, मतलब डेथ सेंटेंस की एग्जीक्यूशन पर रोक लगाना। ठीक है, रोक दिया उसको। रेस्पाइट का मतलब होता है विशेष कुछ ऐसे सर्कमस्टांस आ गए कि दंड को कम कर दिया, पनिशमेंट को कम कर दिया। और रिमिशन का मतलब होता है कि जो पनिशमेंट की जो टर्म था ना उसको कम करना। नेक्स्ट है सस्पेंड का मतलब होता है कि सज़ा को अस्थायी रूप से रोकना। और फिर कम्यूट करना मतलब उसका रूप ही बदल देना सज़ा का। ठीक है। अब इसमें क्लोज ए की बात करते हैं कि यदि किसी पर्सन को कोर्ट मार्शल द्वारा दंड दिया जाता है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? पार्डन कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास पार्डन की पावर है। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आर्म फोर्सेस के मेंबर को कोर्ट मार्शल ने सेंटेंस दिया है। ठीक है, आर्म फोर्सेस का कोई मेंबर है तो कोर्ट मार्शल ने उसको सेंटेंस दिया है, तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 के तहत उसको रिलीफ दे सकता है। ठीक है।
नेक्स्ट है बी क्लोज। बी क्लोज बात करता है एन ऑफेंस रिलेटिंग टू अ मैटर ऑन विच द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड। कहाँ कहाँ होती है यूनियन एग्जीक्यूटिव की पावर एक्सटेंड, इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। इनकम टैक्स में होती है, कस्टम डिपार्टमेंट में, सेंट्रल एक्साइज, जीएसटी के यूनियन एस्पेक्ट्स, इन सब में होती है। और थर्ड है पार्लियामेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस को भी पार्लियामेंट पार्डन कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है सेकंड क्लोज बात करता है प्रेसिडेंट की पावर होने से आर्म फोर्सेस के ऑथोराइज्ड ऑफिसर की स्टेट्यूटरी पावर खत्म नहीं हो जाती है। प्रेसिडेंट की पावर तो है ही है, लेकिन आर्म फोर्सेस के जो ऑफिसर है ना, उनकी पावर भी खत्म नहीं होगी, उनकी पावर भी रहेगी। और थर्ड क्लोज है प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है, और गवर्नर क्या कर सकता है, डेथ सेंटेंस को सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, लेकिन पार्डन नहीं कर सकता। गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, ठीक है। अब इसका जो केस लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है। कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रेसिडेंट मर्सी पिटीशन में केस के मेरिट्स को भी क्या करता है, एग्जामाइन कर सकता है प्रेसिडेंट, और जुडिशियल रिकॉर्ड को देख सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट कभी भी कोर्ट की तरह जुडिशियल अपील नहीं कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट वाला केस है पुरु सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2006 का केस है। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि पार्डन पावर जुडिशियल रिव्यू से कम्प्लीटली बाहर नहीं है। अगर पावर मेलाफाइड है, इररिलेवेंट कंसिडरेशन पर बेस है, आर्बिट्रेरी हो या डिस्क्रिमिनेशन से प्रभावित है, तो कोर्ट लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अब लास्ट है आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। इसमें है कितने क्लोज है, 2 क्लोज है। सबसे फर्स्ट क्लोज है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी होती है, सबसे पहला एक पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर वाले मैटर्स तक। जैसे इसमें कौन कौन से हो गए, ये बैरेक में नहीं दे रखे, हालांकि इसमें हो गया डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, सिटीजनशिप आदि यूनियन सब्जेक्ट है, इसलिए इन मैटर्स पर यूनियन एग्जीक्यूटिव काम कर सकती है। और नेक्स्ट है ट्रीटी एग्रीमेंट के कारण मिलने वाले राइट्स, अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन। अगर किसी और कंट्री के साथ ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ है तो उसके अंदर जो राइट्स मिल रहे हैं, अथॉरिटी मिल रही है, जुरिस्डिक्शन मिल रहा है, ये सब इसी के अंदर आएंगे। प्रोवाइडेड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड में यूनियन एग्जीक्यूटिव के पास कौन कौन से हैं, पार्लियामेंट वाले मैटर्स है, ठीक है। लेकिन जहाँ स्टेट प्लस यूनियन दोनों मिल जाता है ना, वहाँ का एरिया ओवरलैप हो सकता है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री लॉ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्लोज है कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले। क्लोज 2 में बात करी है कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले यूनियन और इंडियन गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती थी। जैसे इसकी एक ट्रिक है कि ओल्ड पावर जो भी थी ना, वो भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट किया वाइस प्रेसिडेंट का, और शॉर्ट ट्रिक भी देखी, केस लो। सबको मेरे पढ़ने का तरीका समझ में आए तो मुझे सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए, ट्रिक्स वगैरह। अगर आपके पास भी कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा ये सारा का सारा। तो 30 डेज़ का चैलेंज दिया था मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का, कंप्लीट होने वाले हैं, और इसी तरह मैं डेली लर्न भी कर रही हूँ साथ के साथ में। ये डेली मैं नोट्स बनाती हूँ सर्च करके, बिना किसी कोचिंग के, सेल्फ स्टडी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में, कल हम आगे का टॉपिक करेंगे।